2018 के अंदर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसके अंदर एक लड़की जो है उस टाइम के जो चीफ जस्टिस थे साकिर निसार, उनकी गाड़ी के सामने आ गई थी। अब इस लड़की की जान भी जा सकती थी, लेकिन इस लड़की ने उसकी परवाह करे बगैर ये गाड़ी के सामने आ गई। ये लड़की चीखो पुकार कर रही थी और उस टाइम एक पुलिस वाली ने इसका हाथ पकड़कर इसे रोड से पार किया था। अब उस टाइम पर जो चीफ जस्टिस साहब थे साकिर निसार साहब, वो गाड़ियों के शोर में और अपने प्रोटोकॉल के अंदर उन्होंने ये तो नहीं देखा कि बाहर कोई इंसान मर रहा है या कोई जानवर मर रहा है, लेकिन इस लड़की जो थी उसके ऊपर मीडिया के ऊपर आना स्टार्ट हो गई। और अगर आप वीडियो के अंदर गौर से सुने तो इसके पीछे एक आदमी बोल रहा था कि इस लड़की को रोको मत, इसके बाप दादा को मार दिया गया है। इसको छोड़ो, इसका बाप कत्ल हुआ है, इसका दादा भी कत्ल हुआ है, इसको छोड़ो। अब इसके बाद ये जो केस था वो पहली बार जो ये केस है वो पब्लिक होना शुरू हुआ था। उम्मे रुबाब चांडियो, उम्मे रुबाब चांडियो, उम्मे रुबाब चांडियो। मैं सिंध और पाकिस्तान की बेटी उम्मे रुबाब। अब बाद में जब इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि इस लड़की का नाम उम्मे रुबाब है और ये सिंध के अंदर जो दादू डिस्ट्रिक्ट है वहां पर मेहर की रहने वाली है और ये चांडियो ट्राइब से ताल्लुक रखती है। अब चांडियो ट्राइब जो है, अगर आप नहीं जानते तो ये सिंध के अंदर एक पुरानी ट्राइब में से एक ट्राइब है जो आज भी पाई जाती है, कबीला है जो आज भी वहां पर पाया जाता है। अब कबाइल के अंदर होता यह है कि बहुत सारी जो फैमिलीज होती हैं वो एक ही तरह की ट्रेडिशन, एक ही तरह की कल्चर, एक ही तरह की वैल्यूज को फॉलो कर रहे होते हैं और कई बार एक ही तरह की लैंग्वेज भी बोल रहे होते हैं। तो इस तरह के लोग जो है वो एक कबीलों के अंदर रहते हैं। साथ में इनके अंदर आज भी वो पंचायत का जो निज़ाम होता है, जो फैसले करने के जो तरीके होते हैं, उसके अलावा जो सरदारी का जो कॉन्सेप्ट है या जात पात का जो कॉन्सेप्ट है वो आज भी इन ट्राइब्स के अंदर पाया जाता है। हमने सरदारी का कॉन्सेप्ट तो सिर्फ फिल्मों के अंदर ही देखा है, रियल लाइफ में आज भी ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं ट्राइबल एरियाज के अंदर या ट्राइब्स के अंदर। दूसरी तरफ उम्मे रुबाब जो है वो भी किसी कमजोर फैमिली से ताल्लुक नहीं रखती, बल्कि इनके जो दादा थे उनका नाम था करमुल्ला खान चांडियो और वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर थे और वो यूनियन काउंसिल के मेंबर थे, मतलब बल्दिया यूनियन काउंसिल के मेंबर थे। उम्मे रुबाब की जो फैमिली है ये काफी हद तक पढ़े लिखे हैं, इनकी वालिद जो थे वो भी पढ़े लिखे थे, तो वो अब इस जो सरदारी निज़ाम था उससे अब वो दूरी चाहते थे। अब वो चाहते थे कि ये ट्राइब का जो निज़ाम है ये खत्म हो जाए और सबको एक तरह से देखा जाना चाहिए और इसी वजह से जो है वो इनके इख्तलाफात चलते थे इनके जो कबीले के जो ट्राइब के जो सरदार थे उनके साथ। अब इनके जो कबीले के जो सरदार है ना वो सरदार खान चांडियो है और बुरहान खान चांडियो है, ये दोनों लोग सरदार भी हैं और साथ में ये एमपीज किस पार्टी की तरफ से हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ही एमपीज हैं दोनों। जो ट्राइबल पावर है वो भी इन्हीं के पास है और जो पॉलिटिकल पावर है वो भी इन्हीं के पास है और इसी वजह से जो उम्मे रुबाब के जो वालिद थे और इनके दरमियान जो है वो इख्तलाफात चलते रहते। अब स्टार्टिंग में जो इख्तलाफात थे वो छोटी छोटी चीज़ों पर थे, जैसे सरदार ये कहते थे कि तुम अपने बच्चों को पढ़ाते क्यों हो, तुम अपनी बेटियों को क्यों पढ़ाते हो, उनको एजुकेट क्यों करते हो, इस तरह की चीज़ों पर इख्तलाफात थे। और मेरे बाबा ने जब हमें पढ़ाया तो इनको ये तकलीफ थी कि आप अपनी बेटियों को अब क्यों पढ़ा रहे हैं। उसके अलावा जो मुख्तियार खान चांडियो थे वो ये कहते थे कि मेरी 7 नस्लों ने इनकी गुलामी की है, अब मेरी आगे वाली नस्लें इनकी गुलामी क्यों करें, अगर मैं गुलामी करूंगा तो मेरी 7 नस्लें इनकी गुलामी करती आएंगी। साथ में उनके जहन में ये छोटे छोटे सवाल कि जो सरदार है वो ऊपर क्यों बैठता है, जो आम लोग हैं वो नीचे क्यों बैठते हैं, ये काफी ज्यादा बड़े हो गए थे और इसीलिए जो है मुख्तियार खान जो चांडियो थे, उम्मे रुबाब के जो वालिद थे, उन्होंने एक काउंसिल स्टार्ट की थी और इसका नाम था तमन्नादार काउंसिल था और इसका काम ये था कि सरदारी निज़ाम है इसको खत्म करेंगे और सबको एक इक्वल राइट की तरफ हम लेकर चलेंगे और सबको एक इंसानों की तरह देखा जाएगा। स्टार्ट में ये काउंसिल कुछ हद तक छोटी थी लेकिन बाद में ये काफी हद तक ये पॉपुलर होना शुरू हो गई। अब सरदारों के लिए ये जो काउंसिल बनी थी ये काफी बड़ा चैलेंज था उनके सरदारी निज़ाम को लेकर और उनकी पावर को लेकर और इसीलिए जो सरदार थे वो उम्मे रुबाब की जो फैमिली थी उससे काफी ज्यादा नाराज थे और इसीलिए वो कई तरीकों के जरिए उम्मे रुबाब के जो वालिद थे उनको थ्रेटन भी कर रहे थे। कई लोगों के जरिए वो पैगाम पहुंचा रहे थे कि तुम इस चीज को, तमन्नादार काउंसिल को बंद कर दो वरना हम जो है इससे ज्यादा बड़ा एक्शन तुम्हारे खिलाफ लेने वाले हैं। अब उम्मे रुबाब की जो फैमिली थी ना वो शायद इस चीज को लाइटर नोट पे रह रही थी, वो इन थ्रेट को बुरी तरह से सीरियस नहीं ले रहे थे और इसी वजह से 26 जनवरी को इनके घर में एक शादी भी थी। जो मुख्तियार खान चांडियो के जो बेटे थे या उम्मे रुबाब के जो भाई हैं उनकी शादी होने वाली थी। अब ट्राइब्स के अंदर जो शादी होती है ना वो एक फेस्टिवल की तरह होती है, क्योंकि शहरों में शादियां तो एक घर में होती है तो दूसरे घर में पता भी नहीं होता, लेकिन ट्राइब्स के अंदर ये होता है कि पूरा कबीला जो है वो उसको सेलिब्रेट कर रहा होता है। तो ये काफी खुशी का मौका था उनके लिए और शादी से कुछ दिन पहले ही
चीज़ें पूरी तरह से बदल गई। हुआ ये कि 17 जनवरी को एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। अब हुआ ये कि 17 जनवरी की सुबह के टाइम 9 बजे के आसपास का टाइम था, जब जो उमर रुबाब के दादा, वालिद और चचा जो थे ये घर पर थे। इनके कुछ और रिश्तेदार भी थे, वो भी शायद इनके साथ घर पर ही थे और ये घर के बाहर थे। और उसी टाइम पर क्या होता है कि यहाँ पर ना 2 गाड़ियाँ आती हैं। 2 गाड़ियाँ, एक लैंड क्रूजर थी और एक करोला थी। 6 लोग जो हैं वो गाड़ियों के अंदर बैठे हुए थे और 5 लोग जो हैं वो गाड़ियों के पीछे खड़े हुए थे और बुरहान चांडियो जो था वो गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ था। अब हुआ ये कि ये लोग सारे गाड़ियों से उतर कर नीचे आते हैं और उसके साथ जो बुरहान चांडियो था वो गाड़ी के अंदर से ही बैठे हुए अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करता है और ये ऑर्डर करता है कि, और ये कहता है कि इन लोगों को सबक सिखाओ और इन्हें बताओ कि सरदार खान के खिलाफ जाने का क्या नतीजा होता है। और उसके बाद फायरिंग स्टार्ट होती है और इस फायरिंग के नतीजे के अंदर 3 लोगों की जान जो है, उमर रुबाब के जो दादा थे, इनके जो वालिद थे और इनके जो चचा थे जो दमनदार काउंसिल के मेंबर बने हुए थे, उनको भी इस अटैक के अंदर उनकी भी जान चली जाती है। और इसके बाद ये लोग हॉस्पिटलाइज करते हैं, लेकिन इन लोगों की जान, इनको 3 लोगों को बचा नहीं पाया जाता। ये जो हादसा था ये सुबह 9 बजे के आसपास हुआ था, लेकिन जो FIR है वो कटती है रात को 1 बजे जाकर। मतलब 17 जनवरी को अटैक हुआ था और 18 जनवरी 1 को जाकर ये FIR कटती है, क्योंकि पुलिस जो है वो FIR कटने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर जो ट्राइब के सरदार थे और जो MP से उनका नाम शामिल हो रहा था। हालांकि जो पुलिस स्टेशन है वो इससे काफी ज्यादा नजदीक था, फिर भी जो है वो 16 घंटे लग गए या उससे कई ज्यादा टाइम जो है वो लग गया था इस FIR को कटवाने के पीछे। FIR तो कट गई थी, लेकिन इसके बाद क्या होता है कि जो सरदार थे वो 24 और 29 जनवरी को इंटरिम जो है वो बेल ले लेते हैं और कहते हैं कि हमारा कोई मतलब उनको जो है वो कोर्ट जो है वो बेल दे देता है और वो चले जाते हैं। अब इसके बाद हुआ ये कि 24 जनवरी को तो पूरा केस का रुख ही बदल गया। हुआ ये कि जब पुलिस ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की गई इसके अंदर, और ये किया कि जो बुरहान चांडियो या सरदार खान चांडियो जो था, इन दोनों के जो नाम थे वो कॉलम 1 से निकाले कॉलम 2 के अंदर डाल दिए। इसका मतलब ये था कि ये दोनों लोग जो हैं वो मेन एक्यूज ही नहीं है और इनके ऊपर ये इल्जाम बनता ही नहीं है और उनको केस से हटाकर साइड पे कर दिया गया। और एंटी टेररिज्म जो कोर्ट थी उसने उसी दिन इससे केस को जो है वो एक्सेप्ट भी कर लिया और उनका नाम भी निकाल दिया गया। अब इस एक एक्शन के जरिए इन्होंने केस का पूरा रुख ही बदल लिया। जो मेन एक्यूज थे उनका नाम ही निकाल दिया गया और पूरी तरह से केस को यहाँ पर बदलने की कोशिश की। अब केस जब इस तरह से दबने लगा तो उसके बाद उमर रुबाब ये समझ आया कि अब केस जो भी मार दिए गए हैं, अब हमें केस के अंदर भी जो है वो पूरी तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद मई के महीने तक उमर रुबाब को ये पता चला कि यहाँ पर चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब आने वाले हैं रजिस्ट्री कराची के अंदर। तो वो 4 घंटे का सफर करके 4.5 घंटे का सफर करके दादू से जो है वो कराची पहुंची। वो सुबह वहां पर इंतजार करती रही और वहां पर जब चीफ जस्टिस साहब जाने लगे और तो उसको लगा कि अब तो मेरी केस की सुनवाई नहीं हुई, चीफ जस्टिस ने मेरी बात ही नहीं सुनी, तो वो फिर गाड़ी के सामने कूद पड़े। अब इस एक्शन की वजह से एक चीज तो हुई कि ये केस पब्लिक हो गया, लोगों को समझ आ गया, पता लग गया कि कोई ऐसा केस भी चल रहा है। और इसके बाद दूसरी चीज ये हुई कि अब उस टाइम पर चीफ जस्टिस भी चले गए, कोई चीज ज्यादा एक्शन हो नहीं सका था। अब उमर रुबाब को एक महीने के बाद या कुछ टाइम के बाद में पता चला कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो लड़काना आने वाले हैं। तो ये वहां से लड़काना पहुंच गई। अब लड़काना जब यहाँ पर पहुंची, वहां पर इसको चीफ जस्टिस से मुलाकात करने का टाइम भी मिल गया। इसने एक कुरान भी गिफ्ट किया था चीफ जस्टिस साहब को, ताकि वो कोई मतलब खुदा का नाम लेकर इंसाफ दिलवा दें। अब चीफ जस्टिस साहब ने और तो ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन एक चीज ये कर दी कि उमर रुबाब को जो है वो सिक्योरिटी दे दी। अब चीफ जस्टिस ये जानते थे कि जिनके खिलाफ ये लड़की लड़ रही है वो काफी पावरफुल लोग हैं और इसके लिए इसको जो है वो इस इंसाफ, अगर इंसाफ मिले ना मिले, इसकी जिंदगी को तो एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है जिस तरह के ये एक्शन या ये चीजें कर रहे हैं। अब इसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हायर कोर्ट के अंदर अपील दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर ये कहा कि इस केस को पूरी तरह से रीसेट करने की जरूरत है और दोबारा से इस केस के अंदर जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है और सारी चीजों को दोबारा से देखने की जरूरत है। तो इसलिए अब ये जो केस था कई अलग अलग कोर्ट्स के अंदर शामिल किया गया, लेकिन उसके बाद भी 2.5 साल तक 2 साल तक जो है वो इस केस का पूरी तरह से ट्रायल शुरू नहीं हुआ था। ये एक इंटरव्यू के अंदर उमर रुबाब ने खुद बताया कि मेरा जो है वो अभी तक ट्रायल भी शुरू नहीं हो रहा। मतलब केस जो है आज तक चार्ज फ्रेम ही नहीं हुआ है, प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हुए ही नहीं है। ये तो दूसरा साल भी खत्म होने वाला है, जनवरी 2018 का वाकया है। अब उमर रुबाब जो है उनकी केस के अंदर कुछ चीजें उमर रुबाब ने खुद भी की जिसकी वजह से ये केस पॉपुलर होता रहा है। एक तो इन्होंने ये जब भी कोर्ट रूम जाती थी तो ये जूतियां पहन कर नहीं जाती थी। एक टाइम पर एक दिन तो ये लालटेन भी लेकर आई थी कि भाई मुझे इस रोशनी के बदले कोई रोशनी दे दो, इंसाफ दे दो। एक बार ये आईना लेकर आई हुई थी कि भाई तुम इसके अंदर अपनी शक्लें देखो और मुझे इंसाफ दे दो, मैं एक बच्ची हूँ जो मैं यहाँ पर आकर तुमसे इंसाफ मांग रही हूँ। उमर रुबाब
रुबाब की कोई एज कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं है, वो कोई 16, 17, 18 साल की ही थी। मतलब ये केस जब से ये स्टार्ट हुआ है तो वो कोई बड़ी उम्र की नहीं है, ठीक है। तो वो इस तरह से ये केस को लेकर चल रही थी। अब एक जगह पर उमर रुबाब ने इस चीज पर एतराज भी किया। उन्होंने कहा कि जब मैं पाँव जूतियां पहनकर नहीं जाती कोर्ट तो इस पर तो सवाल किया जाता है और कहा जाता है कि पता नहीं एक बच्ची आई है उसने जूतियां नहीं पहनी हुई, इस पर तो सवाल है। लेकिन मेरे घर के 3 लोग मार दिए गए, उस पर कोई सवाल नहीं है, उस पर कोई आउटरीच नहीं, उस पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस केस के अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। एक बार उमर रुबाब की गाड़ी को अटैक किया गया था, मतलब इनका एक YouTube चैनल है, उसके अंदर ये बता रही थी कि इनको जो है वो पुलिस भी थ्रेट कर रही थी। उसके अंदर एक और जगह पर ये बता रही थी कि जो सरदार फैमिली है वो इनको कोर्ट के अंदर आती ही नहीं है, कई बार उनके वकील नहीं आते, उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होना था तो भी वो कोर्ट रूम आ ही नहीं रहे थे। हम तो मौजूद हैं पर इनका एक वकील साहब जो मौजूद नहीं था उसकी वजह से आज ट्रायल फ्रेम नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद भी ये केस जो है इतना पॉपुलर होने के बाद भी 8 साल तक ये केस जो है वो चलता रहा है। इसके अंदर 400 से ज्यादा जो मतलब डेट्स इनको मिलती रही हैं, हर 15 दिन के अंदर इनको डेट पर जाना पड़ता रहा है। लेकिन अभी जो 2026 के अंदर अब इस केस का फैसला ये सुनाया गया, उमर रुबाब हैं वो अपने केस को पूरी तरह से साबित नहीं कर पाई। अब इसके बाद हुआ क्या कि ये जो केस है वो सरदारों के हक में सुना दिया गया और जो 8 के 8 एक्यूज थे जिनके ऊपर ये इल्जाम था कि वो जिन्होंने कत्ल किए हैं उन सारों को जो है वो रिहा कर दिया गया है। मतलब ये कि कोर्ट का ये कहना है कि उस दिन कोई कत्ल हुआ ही नहीं था। इसका मतलब तो यही है, अगर कत्ल हुआ था तो कोई तो वो करना है जिसने कत्ल किया होगा, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि कोई भी कत्ल नहीं हुआ। एक चीज जो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग थी इस केस के अंदर कि जब ये इस केस की सुनवाई हुई तो उसके बाद जो भी सरदार थे उनके साथ जो लोग आए हुए थे उन्होंने गाड़ियों को फायरिंग जाते हुए फायरिंग भी की, काफ़ी ज़्यादा हल्ला मचाया और ये शायद उस इंसाफ ना मिलने की खुशी थी कि भाई देखो अब कोई और सरदारों के खिलाफ खड़ा होगा तो उसके साथ हम क्या करने वाले हैं। ये आने वाले एक मंसूबा था वो भी बताया जा रहा था। साथ में मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा मसला ये है कि अब उमर रुबाब ने तो अपना केस जो है वो पब्लिक किया, वीडियोज़ बनाई, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी मैं अगर आपको बताऊँ ना, इतना पॉपुलर होने के बाद भी इस पूरे केस का ट्रायल हमें नहीं मिलता। वजह यह है कि हमारे यहाँ जो कोर्ट रूम के अंदर क्या प्रोसीडिंग चलती हैं, डिबेट किस बात पर चलती है, कि किस बात पर, उसकी पूरी समरी हमें कभी भी नहीं मिलती और ना ही उसको गूगल के ऊपर डाला जाता है। हमारे यहाँ आज भी वो पुराने कागज या उन चीज़ों पर ही चीज़ों को लिखा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ। दूसरी कंट्रीज के अंदर अगर आप जाओगे कोई भी केस होता है उसका पूरा ट्रायल जो है वो आपको मिल जाता है। तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा चीज़ें बता भी नहीं सकता कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या एक्यूज थे, कौन से लूप होल्स का फ़ायदा उठाया गया, तो और पूरी डिटेल जो है वो यहाँ पर शायद भी नहीं की जा सकती। कई बार मैं केसेस के ऊपर वीडियोस बनाना चाहता हूँ लेकिन उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम मुझे हमेशा यही फेस करना पड़ता है कि पूरा डेटा मौजूद नहीं होता उसके बारे में। तो इसलिए बात करना, एक इनकम्प्लीट सी बात बताना, ये बहुत गलत हो जाता है इस तरह के केसेस के अंदर। साथ में उमर रुबाब ने तो अपना केस जो है वो पब्लिक किया, चीज़ें की, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी आदमी जिसके साथ भी कोई केस वगैरह हो उसको इसी तरह के ऊपर वीडियोस बनानी चाहिए, चीज़ें करनी चाहिए ताकि उसका केस जो है वो पब्लिक में रहे और तब जाकर कुछ ना कुछ उसको, अभी भी उमर रुबाब को जो है वो इंसाफ नहीं मिला। शायद वो कह रही है मतलब आगे वो दोबारा इसको केस को जो है वो रीओपन वगैरह कराएंगी या कुछ भी करेंगी, लेकिन अभी तक जो मैं बता रहा हूँ उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। तो और इंसाफ ना भी मिले तो चलो ये होगा कि आपका केस जो है वो पब्लिक हो जाएगा। और दूसरी वजह यह है कि इसीलिए